हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का लेक्चर नंबर 1। बाकी के जो चैप्टर्स हैं और प्लस बाकी के सब्जेक्ट्स की वीडियोस भी हमने अपने चैनल पर डाल रखी हैं, जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, सीए फाइनल और एसएफएम और एसएमसी पीई, और अब भी हम बेसिकली एफआर का लेक्चर्स कवर कर रहे हैं। तो अगर आपको बेसिकली बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियो भी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स और कवर करने हैं, हम वो भी डाल देंगे। और आप बेसिकली चैनल को चेकआउट कर सकते हैं फ्री लेक्चर्स को देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं एफ आर के रिगार्डिंग। सो एज वी नो डैट सबको एफ आर का सिलेबस तो पता ही होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा इंड एस 1 से, जो प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। हमने आईपीसीसी के टाइम पे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो पढ़ ली थी। शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनती है। अब इंड एस 1 हमें क्या बताता है कि इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट कैसे किया जाता है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कैसे प्रेजेंट होंगी और कैसे कैसे आगे जाके हम इनमें बेसिकली रिपोर्ट करते हैं। तो बेसिकली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नाम से पता चल रहा है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको रिपोर्ट करने के तरीके बताए जाते हैं आपको, कि किस तरह से वो चीज़ें होंगी और किस तरह से हम प्रैक्टिकल लाइफ में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें इंडियस 1 है ये, इसके नाम पे आए प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रेजेंटेशन, प्रेजेंट करना अथॉरिटीज़ के सामने किसको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रखी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आ सकता है हमारा, किस किस चीज़ को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। पी एंड एल, पी एंड एल हो गया हमारा, बैलेंस शीट होगी, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया। तो ये क्या हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। सॉरी गाइस, अब मैंने अभी ये यूज़ करना शुरू किया है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। आगे मैं इसको इम्प्रूव जल्दी करने वाला हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी ये 3 चीज़ें होती हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं जो हम इसमें पढ़ेंगे एडिशनल। बेसिकली जो इसके अलावा हमारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं तो उनको भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं इंक्लूड करते। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इंडिया एस 1 को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी देखेंगे इंडिया एस की कहाँ है। भाई सबसे पहला सवाल तो सबका यही होता है कि एप्लीकेबल कहाँ का होता है ये, मतलब इंडिया एस 1 है कहाँ पे एप्लीकेबल होगा और किस क्या काम होगा इससे। एप्लीकेबल फॉर प्रिपेयरिंग, एप्लीकेबल किस चीज़ के लिए, प्रिपेयर करते हुए, मतलब खाली प्रेजेंटेशन नहीं दिखानी, प्रिपेयर करते हुए इसको एप्लीकेबल करना है। एंड प्रेजेंटिंग, और प्रेजेंट करते हुए द जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हुए, प्रेजेंट करते हुए। जनरल पर्पस फाइनेंस स्टेटमेंट क्या होती है, जो हमारी नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस में बनाई जाती है, जो हमारी नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस में बनाई जा रही है, तो उसको आप क्या बोलते हो, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये हमारी। इसी के बेसिस पर हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। जो नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस में बन रही है हमारी, वो है जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट हमारा जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स विच इंटेंडेड टू फुल द नीड्स ऑफ द दोज यूजर्स, विच इंटेंडेड बेसिकली जो फुलफिल कर सकते हैं हमारे नीड्स ऑफ द दोज यूजर्स, विच कैन नॉट रिक्वायर टू प्रिपेयर द टेलर रिपोर्ट फॉर द पर्टिकुलर नीड्स। ये थोड़ा टेक्निकल कंसेप्ट है। तो इसने क्या बोला है, विच इंटेंडेड टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द यूजर्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स कौन से हो सकते हैं। आपने ऑडिट में पढ़ा था आईपीसीसी के टाइम पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूज़र कौन कौन हो सकते हैं। सबसे पहले हमारे शेयर होल्डर्स आ गए, उसके बाद गवर्नमेंट आ गई, बैंक्स आ गए, मैनेजमेंट हो गई, डेटर क्रेडिटर्स हो गए। तो ये क्या है, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूज़र्स हैं। तो इसने क्या बोला है, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, विच इंटेंडेड मतलब जो फुलफिल कर सकती है उनकी नीड्स ऑफ द दोज यूज़र्स। बेसिकली बैंक्स हैं, उनकी नीड क्या है कि मतलब कंपनी की लिक्विडिटी देखना, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन देखना, उसकी नीड्स को इसने सेटिस्फाई कर दिया। डेटर की क्या है, डेटर अगर बेसिकली डेटर क्रेडिटर पैसा दे रहा है तो लिक्विडिटी पोजीशन देखेगा, इंटरेस्ट पेइंग कैपेसिटी देखेगा, इंटरेस्ट रनर रेशियो कंपनी का कितना है। उसके बाद जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं ग्रोथ देखेंगे कंपनी के, उसको भी पूरा कर देगी। और जो हमारी गवर्नमेंट है टैक्सेशन लेने के लिए प्रॉफिट देखती है, उसको भी पूरा कर देगी। तो बेसिकली जनरल पर्पस फाइनेंस स्टेटमेंट कौन सी होगी, विच इंटेंडेड टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द दोज यूजर्स, जो बेसिकली उनकी नीड्स को पूरा कर सकती हैं, जो इससे करना चाहते हैं। विच कैन नॉट रिक्वायर टू प्रिपेयर टेलर रिपोर्ट, उन्हें कोई टेलर रिपोर्ट बनानी नहीं पड़ती इसके लिए। टेलर रिपोर्ट मतलब जैसे आपने कुछ ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के रख दी जो मतलब डेटर अभी उसको देख रहा है तो भाई उसमें उसके लिक्विडिटी शो ही नहीं हो रही,
मतलब क्रेडिटर सॉरी इसको देख रहा है तो इंटरेस्ट पेबल कैपेसिटी कंपनी की शो हो ही नहीं रही, मतलब आपने फाइनेंशियल उसमें दिखाए ही नहीं पूरी तरह। बैंक के पास गए, बैंक को आपकी बेसिक फाइनेंशियल पोजीशन दिख ही नहीं रही उससे। शेयर होल्डर है, उनको पता ही नहीं चल रहा है कंपनी में ग्रोथ कितनी हो रही है, क्या हो रही है, क्या कुछ नहीं, आपने अपने हिसाब से बना ले। तो बेसिकली जनरल पर्पस वही है कि मतलब आपको एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दी गई, मतलब पब्लिकली हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट छाप दी, वेबसाइट पे डाल दी, अखबारों में छाप दी या कहीं भी दे दी, तो उससे भाई जिसको जो नीड अपनी फुलफिल करनी है ना कर लो। मतलब शेयर होल्डर तुम्हें ग्रोथ देखनी है ग्रोथ देख लो, बैंक तुम्हें फाइनेंशियल पोजीशन देखनी है तुम देख लो, क्रेडिटर तुम्हें हमारी बेसिकली जो नेट पोजीशन देखनी है वो देख लो, जो आपकी मैनेजमेंट है उसको अगर कोई डिसीजन लेना है वो देख लो। गवर्नमेंट टैक्सेशन में डिफाइन कर रखा है कितना टैक्स लगेगा, कितना प्रॉफिट होगा, आप टैक्स उसके बेसिस पे लगा सकते हो। तो मतलब टेलर टेलर रिपोर्ट से वही मतलब है कि उन लोगों को मतलब अपनी खुद की बनानी नहीं पड़ती, इसी से वो अपने सारे काम कर लेते हैं। इसीलिए इसको जनरल पर्पस बोला है। जनरल मतलब सबके लिए है ये, किसी एक पर्सन के लिए नहीं है, जनरल पर्पस के लिए है। स्पेशल पर्पस होता है कि स्पेशल पर्सन के लिए होती है, लेकिन जनरल पर्पस है सारे सारे यूज़ कर सकते हैं इसको, मतलब किसी के लिए ऐसे पर्टिकुलर नहीं है, सारे यूज़ कर सकते हैं। अब ये चीज़ एप्लीकेबल किस पे नहीं होगा, जो आपका AS1 है, इंड AS1 है, किस पे एप्लीकेबल नहीं होगा? स्ट्रक्चर एंड द कंटेंट ऑफ द कंडेंस इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सॉरी इंटरिम है, कंडेंस इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेसिकली जो आपके इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उस पे ये अप्लाई नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा बताओ, एक बात बताओ मेरे को, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस चीज़ के लिए बनती है, मतलब रीज़न बताओ। चल पार्टनरशिप उठाते हैं, पार्टनरशिप में इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस चीज़ के लिए बनती थी? मिस्टर ABC थे, वो तीनों पार्टनर्स थे, उसमें से क्या हुआ, B की डेथ हो गई, तो उसमें उन लोगों ने बोला कि इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसको पार्टनर बना लेंगे हम लोग। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को शेयर करने के लिए कंपनी की वैल्यू करने, पार्टनरशिप की वैल्यू करनी पड़ेगी जब, कि कितनी वैल्यू है। तो उसी चीज़ को फुलफिल करने के लिए साल के बीच में क्या बनाए जाते हैं, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। और इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए गए, और इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के आप उसकी वैल्यू निकालते हो कि हाँ अब इसकी B की वैल्यू इतनी है, और इसी के बेसिस पर हम इस लीगल रिप्रेजेंटेटिव को हायर करेंगे, या कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो उसका शेयर उसको वापस कर देंगे उसके बेसिस पे। तो इंटरिम इसलिए बनती है। इसी तरह जो आपकी इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कंपनी में भी इन्हीं पर्पज़ के लिए बनती है। अगर कोई कंपनी में बेसिकली कंपनी का डीमर्जर हो रहा है या कंपनी कोई यूनिट एक्वायर कर रही है, तो उस केस में वो इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के कंपनी की पोजीशन देगी, कंपनी को अपनी वैल्यू करनी है कि कंपनी की एसेट्स की वैल्यू कितनी है, कंपनी की फुल वैल्यू कितनी है। तो कंपनी क्या करेगी, अपनी इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी, और उसके बेसिस पे कंपनी ये देखेगी मेरी आज की वैल्यू कितनी है, और इसी के बेसिस पे मैं आगे मतलब अपना वैल्यूएशन कराऊंगी, और अपने आप को बेसिकली अगर मेरे को किसी कंपनी को हायर करना है या अपने आप को सेल करना है तभी मैं करूँगी। तो बेसिकली ये आपका नोट एप्लीकेबल होता है इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर। सही है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो जनरल पर्पज़ तो है नहीं, पब्लिक को दिखाने के लिए नहीं बनी हुई, एक स्पेशल पर्पज़ के लिए बनी हुई। स्पेशल पर्पज़ पूरा हो गया, आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो चले गए, तो ये इस पे अप्लाई नहीं होगा। इट यूजेज द टर्मिनोलॉजी स्टोटेड फॉर द ऑल प्रॉफिटेबल एंटिटी। बेसिकली ये वो टर्मिनोलॉजी को यूज़ करता है जो प्रॉफिटेबल एंटिटीज़ के लिए यूज़ की जाती है, या मतलब वो ज़रूरी है उसके लिए, वो क्या करना चाहता है वो उस पर डिपेंड है, इसलिए वो लोग इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है material formation for the misstatement of the item which can influence the economic decisions user can make on the basis of financial statement। बेसिकली आपकी कोई मिस स्टेटमेंट ऑफ द आइटम हो रही है जो मटेरियल है, काफ़ी मटेरियल है, और मिस स्टेटमेंट ऑफ द आइटम हो रही है, मतलब किसी आइटम की मिस स्टेटमेंट हो गया और जो काफ़ी मटेरियल थी, काफ़ी बड़ी आइटम थी। लाइक आप ये मान लो कि आपका स्टॉक था, स्टॉक चोरी हो गया, मिस स्टेटमेंट ऑफ द आइटम स्टॉक चोरी हो गया 2 करोड़ रुपए का, मटेरियल आइटम है, विच कैन इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजंस। बेसिकली इकोनॉमिक डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं 2 करोड़ का, कैन मेक ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेसिकली आपकी ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएंगी, क्योंकि इनके बेसिस पे आपकी काफ़ी सारी चीज़ें बदल सकती हैं, तो ये इसमें दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब नेक्स्ट नोट्स। नोट्स क्या होते हैं इसमें, मतलब हम हमेशा सुनते हैं कि आप एक काम करो, कोई आइटम है उसको अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसका ट्रीटमेंट नहीं हो तो नोट्स टू अकाउंट्स में डाल दो। तो नोट्स क्या होते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन नैरेटिव द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिस एग्रीएशन ऑफ द आइटम। बेसिकली एडिशनल इंफॉर्मेशन है
आपकी डिस्क्रिप्शन के रिगार्डिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपकी दी गई है कि हाँ मतलब अगर कोई आइटम थी लाइक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस थे, इसमें नहीं आ रहे तो नीचे मैंने एडिशनल में डाल दिया कि ये इस चीज़ से रिलेटेड है और ये मैंने यहाँ पे डाल दी है। तो ये क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या होती है? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम किस चीज़ को बोल सकते हो? दोज आइटम्स विच आर नॉट रिकॉग्नाइज इन द स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट, बेसिकली ऐसे आइटम्स जो आपके पी एंड एल अकाउंट में डाल ही नहीं रखे एज पर एनी अदर इंडियस, या किसी दूसरे इंडियस के अकॉर्डिंग आपके पी एंड एल अकाउंट में डाले ही नहीं गए, तो उसको क्या बोल सकते हो? अदर कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है लाइक इसको कैसे मान सकते हो आप? कोई आपको गेन हुआ, लाइक आपने, एक सेकेंड, इसका एग्जांपल ये हो सकता है कि कोई रिजर्व बनाया उसमें बेसिकली वो लॉस हुआ ही नहीं, या कोई बेसिकली आपको अनएक्सपेक्टेड गेन हो गया, एलटीसीजी वगैरह हो गया, तो उसको अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बोल सकते हो आप। अब ये कंपोनेंट दे भी रखे हैं आगे ओसीआई के, ओसीआई के कंपोनेंट क्या हो सकते हैं इससे आपको पता चल जाएगा। रिवैल्यूएशन रिजर्व, डेप्रिशिएशन है उसको रिवैल्यू करने के लिए रिवैल्यूएशन रिजर्व बनाया था, या एसेट्स को रिवैल्यू करने के लिए रिवैल्यूएशन रिजर्व बनाया था, तो वो बेसिकली क्या हो गया आपका अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ द डिफाइंड डेफिनाइट बेनिफिट प्लान, बेसिकली आपका कोई पेंशन प्लान दिया गया है यहाँ पे, या आपके एम्प्लॉयज़ को कोई प्लान दिया गया था जिसके थ्रू उनको, अगर वो लोग बीमार हो जाते हैं या हेल्थ केयर इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड कराए जाते हैं, अगर वो लोग बीमार हो जाएंगे तो उसके थ्रू उनका ट्रीटमेंट होगा, तो वो उसकी चीज़ की मेजरमेंट होगी डिफाइंड बेनिफिट प्लान। सी टी आर ऑन द कन्वर्जन ऑफ फॉरेन ऑपरेशन, बेसिकली फॉरेन ऑपरेशन फॉरेन एक्सचेंज में कहीं डील कर रहे थे, उसके बेसिस पे जो आपकी सी टी आर हो रही थी, कन्वर्जन रेट थी, वो आपका क्या हो गया, कंपोनेंट ऑफ ओ से हो गया। चेंज इन द वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स की वैल्यू बढ़ गई, तो वो एक अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है। चेंज इन द वैल्यू ऑफ हेज फंड्स इंस्ट्रूमेंट इन केस ऑफ द कैश फ्लो हैज, आपकी जो हेज फंड इंस्ट्रूमेंट है उनकी वैल्यू बढ़ गई कैश फ्लो हैज के अकॉर्डिंग, तो उसको आप बोल सकते हो चेंज इन द वैल्यू ऑफ हेज इंस्ट्रूमेंट इन केस ऑफ द कैश फ्लो हैज। कंप्लीट सेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बेसिकली फाइनेंस स्टेटमेंट में आपका क्या क्या आ सकता है, मतलब क्या क्या चीज़ें हैं जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड कर सकते हैं। बैलेंस शीट सबसे पहले, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन द इक्विटी, लाइक पिछले साल मेरी इक्विटी 10 करोड़ थी, अब की बार 12 होगी, तो वो स्टेटमेंट देखो क्यों हुई है। स्टेटमेंट ऑफ द कैश फ्लो, कैश फ्लो की स्टेटमेंट, जो आपको कैश फ्लो दिया गया है उसकी स्टेटमेंट। नोट्स, सिग्निफिकेंट अकाउंट पॉलिसी एंड द एक्सप्लेनेटरी इन्फॉर्मेशन, आपके जितने भी नोट्स बताए गए हैं, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज बताई गई हैं या कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है वो। कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रेसिडिंग ईयर, बेसिकली आपकी कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है किसी पिछले ईयर्स के रिगार्डिंग, तो कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन उनको बोल सकते हैं। लाइक कोई प्रायर पीरियड इन्फॉर्मेशन थी जो बेसिकली डिस्क्लोज करनी रह गई थी, तो वो आपने इस पर बताई। A balance sheet as at the end of the preceding year, if the entity apply the accounting policy retrospectively, restatement of the item or reclassification of the item, they are material. Basically बैलेंस शीट थी आपकी एंड ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर, पिछले साल के एंड में कोई अकाउंटिंग पॉलिसी आप पे रेट्रोस्पेक्टली अप्लाई की गई, ठीक है, मतलब डेप्रिशिएशन की पॉलिसी मान लो, पहले आपका डेप्रिशिएशन लगता था 12%, लेकिन अब लग रहा है 10%, तो उसको फिर से 12 कर दिया गया, उसको फिर से 12 कर दिया आपने एंड ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और आपने उसको रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई कर दिया, रीस्टेटमेंट ऑफ द आइटम हो गई, और जो रिक्लासिफिकेशन ऑफ द आइटम है उस हिसाब से मटेरियल है, बेसिकली आपने उसको रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई कर दिया और उसी के हिसाब से जो आपकी रिक्लासिफिकेशन ऑफ आइटम है वो हो रही है, तो वो चीज़ मटेरियल है, उसको हम लेंगे। नेक्स्ट ये हो गया, अब इसके कुछ कंपोनेंट देखते हैं। int as allow the deviation from the requirement of the accounting standard in this, just a minute, entity shall make and explicit the unreserved statement of the compliance of its financial statement compliant with accordance with Ind AS। एंटिटी बेसिकली एक्सप्लिसिट और अनरिजर्व फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकती है कंप्लाइंस करते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, अगर वो अकॉर्डिंग टू द इंड एस हैं,
बेसिकली एक्सप्लिसिट और अनरिजर्व फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, जो बेसिकली इमरजेंसी बेसिस पे बनाए जाते हैं। तो एंटिटी वो चीज़ बना सकते हैं, लेकिन द कंडीशन इज़ दैट वो कंप्लाई होने चाहिए एज़ पर द इंड एस। जो मैनेजमेंट है या जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है आपका, डिपार्चर और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बेसिकली इस को डिपार्ट नहीं कर सकता। जो इनएप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं वो रेटिफाई की जाएंगी डिस्क्लोजर के द्वारा ही। जो आपकी अगर इनएप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी कोई हुई है तो आप उसको रेटिफाई करोगे ओनली बाय डिस्क्लोजर, नॉट बाय नोट्स और द एक्सप्लेनेटरी नोट्स, ओनली बाय डिस्क्लोजर और नोट्स। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी हमेशा गोइंग कंसर्न के बेसिस पे बनेगी, उसके अलावा बेसिकली आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाओगे, क्योंकि हम ये एज्यूम करते हैं कि कंपनी एक लंबे समय के लिए चलेगी, तो इसको बोल सकते हैं गोइंग कंसर्न। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी प्रिपेयर की गई है अगर गोइंग कंसर्न के बेसिस पे, तो वो डिस्क्लोज़ की जाएगी और उसका फैक्ट भी डिस्क्लोज़ किया जाएगा कि ये क्यों बनाई गई है, और उसके रीजंस भी डिस्क्लोज़ करो कि व्हेन इट इज़ प्रिपेयर्ड एंड द रीजंस फॉर द डिस्क्लोजन। और जो असेसमेंट ऑफ द गोइंग कंसर्न अजम्पशन देखा जाएगा, जो सारी फ्यूचर इंफॉर्मेशंस के बेसिस पे अवेलेबल होगा एटलीस्ट 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग, 12 मंथ पहले एंड ऑफ द रिपोर्टिंग के। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली प्रिपेयर की जाएगी एक्रूअल बेसिस पे। जो ऑफसेटिंग ऑफ द एसेट्स है या लाइबिलिटीज़ है, इनकम और एक्सपेंडिचर है, वो बेसिकली आपका रिक्वायर बाय द इंड एस होना चाहिए। सेपरेट क्लासिफिकेशन है करंट और नॉन करंट आइटम्स का। जो आपका सेपरेट क्लासिफिकेशन है करंट और नॉन करंट आइटम्स का लिक्विडिटी बेसिस पे वो आपको प्रोवाइड करेगा कि आपको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिले टाइम टू टाइम। जो आपकी फ्रीक्वेंसी है रिपोर्टिंग की, वो आप एनुअली आपको रिपोर्ट करनी है, आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है एनुअली आपको रिपोर्ट करनी है। और जो चेंज होगा प्रेजेंटेशन में या क्लासिफिकेशन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो क्लासीफाई करो कंपेरेटिव अमाउंट के साथ, बेसिकली जो भी चेंज हुआ है। स्ट्रक्चर और कंटेंट क्या होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, नेम ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी डालोगे, लाइक आप रिलायंस की बना रहे हो तो रिलायंस लिमिटेड। अगर कोई नेम चेंज हुआ तो वो डाल दो कि मतलब ये पहले ये था और अब ये हो गया, पहले रिलायंस लिमिटेड था, रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड हो गया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये डालो इंडिविजुअल एंटिटी है, खाली रिलायंस जियो की है या पूरे रिलायंस ग्रुप की है। डेट ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड डालो 31 मार्च को एंड हो रहा है, कब हो रहा है। प्रेजेंटेशन करेंसी डालो कि डॉलर में है, रुपीज़ में कैसे हैं। लेवल ऑफ द राउंडिंग यूज डालो कि मतलब कितने नंबर्स तक राउंड ऑफ किया है उसको। Ind AS does not describe the format of financial statement rather than prescribe the minimal line items. बेसिकली Ind AS आपका फॉर्मेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिस्क्राइब नहीं करता है। करंट एसेट्स आप क्या मान सकते हो एज पर द शेड्यूल। करंट एसेट बेसिकली क्या हो सकते हैं एज पर द शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट। इट एक्सपेक्ट टू रियलाइज द एसेट्स और इंटेंडेड टू सेल कंज्यूम विद इट्स नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। बेसिकली ये अगर वो एसेट्स जो रियलाइज हो सकती हैं या सेल हो सकती हैं या कंज्यूम हो सकती है एक नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल्स में। नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने का आप मान सकते हो इसको। इट होल्ड द एसेट प्राइमली फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेडिंग। बेसिकली जो एसेट्स हैं ट्रेडिंग के लिए होनी चाहिए। अगर आप अपने घर के लिए यूज़ के लिए लेके आए हो तो वो बेसिकली करंट एसेट्स नहीं है। आप एसेट को ये मान सकते हो, सॉरी इसमें ये था कि आप ट्रेडिंग के लिए अगर आपने एसेट अपने पास रख रखी है, आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास हेज फंड्स हैं या दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो उनको भी करंट एसेट मान सकते हो क्योंकि ट्रेडिंग के लिए रख रखे इन केस ऑफ द फाइनेंशियल कंपनीज। इट एक्सपेक्ट टू रियलाइज विद इन द 12 मंथ आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। 12 महीने के अंदर रियलाइज हो जानी चाहिए। जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है रिस्ट्रिक्टेड होने चाहिए एक्सचेंज के साथ और सेटल होने चाहिए लाइबिलिटी के लिए एटलीस्ट 12 मंथ आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, 12 मंथ के बाद रिपोर्टिंग पीरियड में। नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, बेसिकली आपका टाइम होता है एक्विजिशन ऑफ द एसेट्स जो प्रोसेसिंग के लिए ले जाई जा रही है और रियलाइजेशन इन द कैश और कैश इक्विवेलेंट। बेसिकली आपका टाइम होता है एक्विजिशन ऑफ द एसेट्स, बेसिकली एसेट्स को एक्वायर करना जो प्रोसेसिंग के लिए और उनको रियलाइज़ कर देना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। अगर क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं किया गया तो पीरियड बेसिकली 12 महीने का मान लेंगे। जब एसेट्स एक्वायर की जाती है और प्रोसेस की जाती है उसको नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। अगर डिफाइन नहीं किया गया तो 12 महीने का मान लो। करंट लाइबिलिटी क्या होती है, करंट लाइबिलिटी एज अ दोज एक्सपेक्टेड टू सेटल विद इन द एंटिटीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। बेसिकली वो होती है करंट एक्सपेक्ट लाइबिलिटीज जो सेटल हो जाती है एक नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में और जो
बेसिकली ट्रेडिंग के लिए आपने रख रखी है, या मतलब ये एक एडिशनल पॉइंट है इसमें कि अगर आपने ट्रेडिंग के लिए भी रख रखी है ड्यू टू सेटल इन द 12 मंथ, और वो भी 12 महीने के अंदर आपकी सेटल हो जाएंगी। अगर अनकंडीशनल राइट हैं डेफर करने के लिए या सेटलमेंट करने के लिए, तो वो भी आपको देखने पड़ेंगे कि कितने हैं, और वो बियॉन्ड 12 मंथ नहीं होने चाहिए, तभी आपकी वो करंट लाइबिलिटी नहीं मानी जाएगी, तब वो आपकी बेसिकली नॉन करंट लाइबिलिटी हो जाएगी। तो दोस्तों यही था आज के इंडियाज़ के लेक्चर के लिए। सो लेक्चर हम छोटे रखेंगे ताकि वो बोरिंग ना रहें। बाकी के अब लेक्चर्स में हम बेसिकली आगे कंसेप्ट कवर करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, प्लस अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं ताकि वो भी इन फ्री लेक्चर्स का बेसिकली फ़ायदा उठा सकते हैं।